बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विश्वनाथ जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में जिस तरीके से आप लोग चुनाव लड़े, 36 सीटों पर फाइनली आप चुनाव लड़े थे, पर जो नतीजे आए वो नतीजे कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक नहीं थे। उन नतीजों पर क्या कहेंगे, क्योंकि बहन जी तो कह रही हैं जाट लोगों ने आपका साथ नहीं दिया और उनको हिदायत भी दे दी है कि आप उनका अगर साथ नहीं देंगे तो ऐसी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय कांसीराम साहब जो हैं बहुजन समाज पार्टी के नायक, बामसेव, DS4 और BSP के जो जन्मदाता हैं, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, जो पूरे देश में उनके अनुयायी लोग उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं लखनऊ आया था। लखनऊ में जो मान्या बहन जी ने माननीय कांसीराम साहब स्मारक स्थल जो बनाया है, वहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग आए थे। माननीय कांसीराम साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं भी अपनी तरफ से माननीय कांसीराम साहब को तहे दिल से नमन करता हूं और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे लोग हैं, माननीय साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने आज उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके उनका स्वागत, श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया, नमन किया है। और जहाँ तक बात है चुनाव का, देखिए, इस देश में माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी तब बनाया उन्होंने, क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबको बराबर कर दिया था कि ताकि हर जाति, समाज, धर्म के लोग इस वोट के बल पर विधानसभा, लोकसभा जाएंगे और अपने समाज के हित की बात को रखने का काम करेंगे। दुर्भाग्य की बात रही है कि 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ और BSP का गठन हुआ 1984 में। 32 साल बीत गया था। तमाम ऐसी जाति के लोग रहे, खासतौर पर क्योंकि मैं पिछड़े समाज का हूँ। 52% बैकवर्ड के लोग जो रहते थे, इनकी 52% आबादी होने के बाद भी इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। धन्य माननीय कांसीराम साहब, मान्य बहन ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई और एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसके तहत जहां पर जिनको कभी भागीदारी नहीं मिली थी उनको भी और जिनको पहले मिलती थी उनको भी संख्या के आधार पर भागीदारी देने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी तैयार किया। लेकिन माननीय कांसीराम साहब के पहले बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ये बात किसी नेता ने नहीं सोचा। धन्य माननीय कांसीराम साहब, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और मान्य बहन जी ने इस पर विचार किया कि ये तो नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और उसी वक्त माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जब इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बनने की तैयारी करेगा तो इस देश में जो ये दो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये ऐसा कुछ षड्यंत्र करेंगे जो जातवादी पार्टियां हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सब समाज को लेकर चलती है। कुछ जातवादी पार्टियां थी जिन्होंने, अभी मैंने पहले कहा कि 52% बैकवर्ड के लोगों की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। इसका मतलब कुछ जातिवादी पार्टियां जो इस देश में थी, वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये नहीं चाहते हैं कि कोई और इस देश में पार्टी डेवलप हो। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी जो माननीय कांसीराम साहब ने बनाया, मान्य बहन जी ने बनाया, ये पार्टी जब दिन दूना रात चौगुना करके बढ़ती आई और हमारे लोग नारा देते थे, यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी हैं, यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी हैं, तो इस देश के बड़े प्रदेश में बिना किसी गठबंधन के 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो पुरानी बातें मैं आज के चुनाव पर बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि इतनी आसानी से जवाब देने समझ में नहीं आएगा। जब ये नारा लगा और जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, तब ये नारा हमारे और कौन लगाया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। जब दिल्ली की बारी कहा तो जो लोग दिल्ली में राज करते थे उनके सीने और पेट में दर्द शुरू हुआ। और आज वही हो रहा है कि आज पूरे देश के, चाहे वो पूंजीवादी लोग हों, चाहे बड़े दल के लोग हों, जब बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इस देश में हर कोने कोने में फैल गई है। अभी लोकसभा में भले हमारे सांसद नहीं जीत के आए एक षड्यंत्र साजिश के तहत, लेकिन इसके बाद भी लगभग 486 सीटों पर कोई दल लड़ा था तो बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। और इसका कारण रहा है, आप जानते हैं, जो हार का कारण बता रहे हैं आप, इसी 24 में इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद अयोध्या लल्लू सिंह ने कहा
कि हम 400 पार लाएंगे, सरकार को बनाएंगे और संविधान बदलेंगे। कौन? इंडिया गठबंधन, एनडीए के लोग। और इंडिया के लोगों ने कहा हम संविधान बचाएंगे। जब संविधान बदला नहीं आ सकता, आप बचाओगे क्या? आर्टिकल को संशोधन करके नुकसान किया जा सकता है। वो भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, सपा ने भी किया। आज फिर वही षड्यंत्र। जब आपके हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो वहां एक बात पैदा किया गया, जैसे हमारा गठबंधन तो हुआ, बहुजन समाज का जो वोटर है वो मान्या बहन जी बहुजनों की इकलौती नेता है। जहां बहन जी कहती हैं वहां इनका वोट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जहां तक जिससे हमारा गठबंधन हुआ था, जो बहन जी ने कहा कि उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका कारण यही रहा कि वहां पर जिस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, माननीय हमारे एनोलो के गठबंधन के मुखिया, उस समाज के कई बड़े नेता और वहां थे। तो जहां उनके कैंडिडेट थे तो उनको तो वोट उन्होंने किया, हमारा वोट उनको ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन जहां हमारे कैंडिडेट रहे वो लोग और दूसरे अपने समाज के नेताओं को देखने लगे और हमारे दल को सपोर्ट नहीं किया। जबकि यहीं यूपी में जाट समाज के लोग बड़ी संख्या में बहुजन समाज के साथ हैं। बहुजन समाज की सरकार में, माननीय बहन जी की सरकार में कई हमारे कैबिनेट के मंत्री भी रहे जाट समाज के। यूपी का जाट तो है बहुजन के साथ, लेकिन हरियाणा में क्योंकि वहाँ हम लोग अभी सरकार सत्ता में नहीं आए हैं, वहाँ का जो जाट था, मैं उम्मीद थी मेरे साथ आएगा, लेकिन बहन जी ने जो सर्वे किया, जो जानकारी लिया, कि वो मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। अब जैसे वहाँ का जाट आपके साथ नहीं आया, तो आपने कहा जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन था वो उनका वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो क्या जो गठबंधन है वो गठबंधन अब वहाँ टूट जाएगा? इसका कगार पे? इसका निर्णय तो बहन जी लेंगी, इसका निर्णय बहन जी लेंगी। लेकिन हम लोग फिर से ऐसी भी चीज़ देखी थी 2019 में, यही बात उत्तर प्रदेश में कही गई कि सपा का जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर हमने देखा कि वो गठबंधन टूट गया। नहीं, देखिए उसका निर्णय हमारे नेता बहन जी हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इकलौती नेता मान्या बहन जी हैं। हम सभी लोग वर्कर हैं, भले हम यूपी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ बीएसपी का, और बीएसपी पार्टी जो निर्णय लेता हो बहन जी लेती हैं। अच्छा, ये बताइए सर, अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, हरियाणा चुनाव का क्या कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आप देखते हैं? आप किस तरीके से? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है कि अभी जो चुनाव लोकसभा का हुआ था, उस चुनाव में एक जो भ्रामक प्रचार किया गया, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, इस तरीके से जो इंडिया गठबंधन ने किया, तो कुछ हमारा नुकसान कहीं कहीं हुआ था। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे SC ST के आरक्षण का वर्गीकरण करना चाहा, वर्गीकरण जब करना चाहा, तो न तो माननीय राहुल गांधी जी की जुबान खुली, न माननीय अखिलेश यादव जी की। ये संविधान तो दिखाते रहे, संविधान बचाने की बात करते रहे, आरक्षण बचाने की बात करते रहे, लेकिन जब हमारे SC ST का आरक्षण के वर्गीकरण की बात आई तो किसी ने आवाज नहीं निकाला। सिर्फ क्या ये मुद्दा इस बार उपचुनाव में भी आप लोग ये मुद्दे को है कि सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हमारे आरक्षण के SC ST के आरक्षण को वर्गीकरण ना किया जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे। और इसके लिए भारत बंद का आंदोलन बहुजन समाज के और बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठनों ने किया, जिस पे माननीय बहन जी ने खुला समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी के लोग आए, और जब बड़े रूप में भारत बंद हुआ तो माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जितने SC ST सांसद से वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन उनका कहाँ गया अब ये पता नहीं लग रहा है। हम ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपने SC ST सांसदों से आश्वासन दिया है तो आप एक सत्र बुलाओ, सत्र में पारित कराओ जो रास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पुनः जैसा था वैसा किया जाए। तो ये अगर नहीं कर रहे हैं तो ये दिखावा है। तो हमारा SC ST समाज यूपी का तो खास तौर पे ये समझ गया है, पूरे देश का SC ST समाज समझ रहा है कि ये लोग बहुजन समाज के हित की बात तो करेंगे, संविधान बचाने की बात तो करेंगे, आरक्षण बचाने की बात तो करेंगे, लेकिन जब हमारा वक्त आएगा तो ये कोई नहीं खड़े होंगे। तो एक नेता इकलौती नेता मान्या बहन जी खड़ी होती है और एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है। कोई इम्पैक्ट उपचुनाव उसका लाभ मिलेगा आने वाले चुनाव में। और मैंने अभी ट्रायल के रूप में देखा है कि लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, लोकसभा के बाद जिला पंचायत के कुछ चुनाव हुए हैं, और जिला पंचायत का चुनाव जो होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, 60, 70, 80 बूथों का होता है। एक विधानसभा में 3-4 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, 5-6 तक होते हैं। तो इस चुनाव में हमने माननीय बहन जी से अनुमति लेकर के, अभी आप देख रहे कटेहरी में एक उपचुनाव है, वहाँ पर कटेहरी प्रथम का ही
चुनाव था और संजोग से 80 सीट थी। तो माननीय भाई ने कहा भी कि भाई 80 सीट है और आप लड़ाओगे किसी 80 को, भाजपा भी किसी 80 को लड़ाएगी, सपा भी लड़ाएगी और बैलेंस लोग करेंगे उनके अदर, और आपके पास 80 बेस वोट वही बचेगा। हमने कहा नहीं भाई जी, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। भाई जी ने अनुमति दिया और हमने लड़ाया, और लड़ाया तो हमने देखा कि वहाँ पिछड़ा हमारे साथ खड़ा हो गया, सवर्ण हमारे साथ खड़ा हो गया, 80 तो खड़ा ही हुआ। और वहाँ रिजल्ट क्या, मुस्लिम भी खड़ा हुआ कि भाजपा को वोट मिला 400 कुछ वोट, सपा को मिला 4000 कुछ वोट, बीएसपी को मिला 8000 कुछ वोट, यानी लगभग 4000 से हमारी लीड हुई। और एक चुनाव बांदा में हुआ था, वहाँ भी बसपा जीती। 2 ही चुनाव हम लड़ाए थे, तो इससे हमें लगा कि हमारे वोट जो इधर उधर हुए थे वो इकट्ठा हुए हैं। मतलब जो एक आप लोग के ऊपर ये कहा जाता था कि बसपा अमूमन उपचुनाव लड़ती है, हालांकि कुछ उपचुनाव आपने लड़े हैं, पर आप कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि अब उपचुनाव आप लोग लड़ने की जो तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और ये 10 सीटों पर उपचुनाव भी आप लोग। देखिए, उपचुनाव पहले भी हमने 1 सीट 2 सीट पर नहीं, सभी सीटों पर लड़ते थे। चाहे माननीय राजनाथ सिंह जो मुख्यमंत्री थे, इनके खिलाफ हैदरगढ़ लड़े, चाहे हम सिद्धौर लड़े, चाहे महासी लड़े, चाहे इलाहाबाद पश्चिमी लड़े, चाहे हाथरस सीट लड़े, चाहे गौरीगंज लड़े, चाहे प्रतापगढ़ लड़े, चाहे आजमगढ़ उपचुनाव लड़ा हमने, और चाहे चिरैया गांव लड़े, तमाम सीटों को लड़े हैं। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती थी जैसे सामने आम चुनाव आ रहा है तो हम 1-2 सीट चुनाव हुआ तो नहीं लड़े कि हमारा जो एनर्जी उधर न लाश हो, बाकी हम उपचुनाव लड़ते थे। अब तो माननीय बहन जी ने खुलेआम कर दिया है कि हर चुनाव हम लड़ेंगे। अच्छा, ये जो अभी का जो उपचुनाव है 10 सीटों पर, कहाँ कहाँ आपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, कौन कौन प्रत्याशी हैं, कहाँ कहाँ आप लोग चुनाव? देखिए, लगभग प्रत्याशी हो गए हैं। जैसे हमारा जो ये है आपका गाजियाबाद, यहाँ परमानंद गर्ग जी हैं, और मझवा है, दीपू तिवारी जी हैं, और इधर आपकी फूलपुर आती है, वहाँ शिवबरन पासी हैं, मिल्कीपुर आती है, रामगोपाल कोरी हैं, और उधर जो हमारी कटेहरी की है वहाँ अमित वर्मा जी हैं। लगभग ये 5 घोषणा हो गई है और सीटों पर भी तैयारी हो गई है। जल्दी बहन जी से अनुमति लेकर के हमारे जो उधर के लोग हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो घोषित करने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने 6 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया है। कल जिस तरीके से हरियाणा के रिजल्ट आए उसके बाद अचानक से सपा ने नामों का ऐलान किया, और इसमें जो इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही, कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं एक जो सामंजस्य की बात थी वो कहीं ना जो नहीं दिखी है। आप कैसे देखते हैं इन प्रत्याशियों के ऐलान को, और कैसे क्या? देखिए, उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस उस गठबंधन को बोलती है इंडिया गठबंधन, और समाजवादी के लोग पीडीए बोलते हैं। ये गौर किया आपने? और जब मध्य प्रदेश में उनका गठबंधन चुनाव होता है तो वो उनको कहते ये कौन है, वो उनको चिरकुट पता नहीं क्या क्या बातें लोगों की हुई, वहाँ कोई गठबंधन नहीं रहा। और अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तब भी इनका कोई गठबंधन नहीं रहा। ये गठबंधन कब कहाँ करते हैं क्या नहीं, ये उन्हीं लोग बता पाएंगे जी। समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को आज प्रत्याशी बनाया भी है, उसमें से 6 में से 5 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग परिवार के ही लोग हैं, मतलब जिनके पिता या जिनके पति सीनियर लीडर रहे, उन्हीं के फैमिली के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। जब उनका नारा ही है पीडीए, समाजवादी का नारा पीडीए है, तो पीडीए का मतलब क्या समझते हैं? पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस, क्योंकि समाजवादी में भी चाचा शिवपाल जी अलग दल बनाए थे। उनके छोटे भाई की पत्नी वो भाजपा में अभी आयोग की उपाध्यक्ष हुई हैं। उनके धर्मेंद्र के बहन बहनोई वो भी भाजपा में है। तो ये जो उनके परिवार में बिखरा हुआ था उसके लिए उन्होंने बनवाया था पीडीए, परिवार दल अलायंस। और ये देखने को भी मिला। यादव समाज के लोग बेचारे सोचते हैं कि ये तो हमारी अपनी पार्टी समाजवादी है, लेकिन अभी 80 सीटों का लोकसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ है तो समाजवादी ने 5 टिकट यादव को दिया था, वो भी अपने परिवार का। परिवार के अलावा भी टिकट दिया था किसी को नहीं दिया था। और फिर अगर वो अपने लोकसभा में 80 के 80 सीटों में खाली अपने परिवार को 5 यादव को टिकट दिया, बाकी किसी यादव को एक भी नहीं लड़ाया, तो क्या उम्मीद उनसे आप करते हैं? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कर रहे हैं तो जो और उनके नेता उनके परिवार को नहीं लड़ाएंगे, किसको लड़ाएंगे? भाई अयोध्या भी हमारी जो कटेहरी है, अवधेश प्रसाद के बेटे को दे दिया। वहाँ तमाम पासी समाज के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, नहीं दिया। तमाम कुर्मी समाज के लोग हमारे कटेहरी में हैं, नहीं दिया, परिवार को दे दिया। आपके उधर देख लीजिए मझवा भी, जो उनकी लोकसभा लड़े थे उन्हीं की बेटी को दे दिया। तो वो बच कैसे पाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब आपने पीडीए बनाया है, परिवार दल अलायंस बनाया है, तो आपने अपने परिवार को लड़ा के ये साबित भी किया है, तो आज मेरे परिवार क्यों नहीं दोगे आप?
मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए, जब आपने लोकसभा के चुनाव में यादव बेचारा पूरे प्रदेश का देखता रह गया, तमाम यादव नेता हैं, नहीं टिकट दिया आपने, खाली अपने परिवार को दिया, तो वो लोग नहीं कहेंगे जब आपने परिवार को ही लड़ाए लोकसभा में, यादव एक भी नहीं दिया, तो आज मेरे बच्चों को क्यों नहीं लड़ाओगे? ये तो अखिलेश जी की मजबूरी है, माननीय अखिलेश यादव जी की मजबूरी है कि वो किसी को मना भी नहीं कर सकते। लोग सवाल कर रहे हैं कि लोकसभा में आपने कितने यादव को सांसद लड़ाया? कहते 5, पूछते 5 कौन है, तो कहते मेरे परिवार के, तो मेरे परिवार का विधायक नहीं बनेगा। पीडीए, परिवार दल अलायंस। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है, बोला है कि कांग्रेस मुसलमानों में भय पैदा कर रही है, आप कैसे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इंडिया और एनडीए, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। निश्चित है हम लोग, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और फिर से हम अपने कैडर इकट्ठा करके, क्योंकि आज माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि ये जो दोनों बड़े दल हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, ये हम नहीं कह रहे, कांशीराम साहब कह के गए थे, माननीय कांशीराम साहब कह के गए थे, और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज हमें वो देखने को भी मिल रहा है कि दोनों दल एक साजिश करके, एक साठगांठ करके कोई न कोई षड्यंत्र पैदा कर देते हैं। जैसे लोकसभा में एक ने कहा संविधान बदलेंगे, एक ने कहा संविधान बचाएंगे। हमने तो गांव में जाके देखा भैया, गांव में हम अपने लोगों के यहाँ गए, जहां हमको 400 वोट मिल रहा था वहां हमको 100 वोट मिला, तो हमने पूछा भाई ये क्यों हुआ? कहीं भैया सपा और कांग्रेस के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को जो पढ़ाई हो रही है बाबा साहब के संविधान के बल पर, आपके बच्चों को नौकरी मिल रही बाबा साहब संविधान के बल पर, आपको जो मान सम्मान मिल रहा बाबा साहब संविधान के बल पर, ये भाजपा आपका संविधान बदल देगी। ये देखो, तुरंत वीडियो दिखा रही है, देखो माननीय लल्लू सिंह जी बोल रहे हैं, लल्लू सिंह सांसद हैं भाजपा के, बोल रहे हैं कि हम 416 संविधान बदल देंगे। आप क्या चाहते हो, संविधान बदल जाए? तो ये डर दिखाया गया हमारे लोगों को, संविधान बदलने का डर दिखाया गया, एक धोखा, एक षड्यंत्र। और जब वाकई में संविधान के आर्टिकल संशोधन करके हमारे लोगों का हक छीना जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, तब ये नहीं बोल रहे हैं। पीएम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वोट बैंक की खातिर कांग्रेस देश को बांट रही है और कांग्रेस की नीति हिंदुओं को आपस में लड़ाना है। अच्छा, तो देखो अभी हम लोग कुछ बोल देंगे तो आयोग, चुनाव आयोग भी सख्त हो जाएगा। ये क्या भाषण है, बटोगे तो कटोगे? ये कौन सा भाषण है? एक मुख्यमंत्री इस तरह भाषण देता है, कटोगे तो बटोगे, क्या भाषण है ये भाईचारा बिगाड़ने की बात नहीं हो रही है। ये कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग मिले हैं, एक दूसरे में इस तरह की व्यवस्था पैदा करते हैं कि वोटर 2 भागों में बंट जाए। बहुजन समाज पार्टी इस देश से एक भाईचारा पैदा करना चाहती है। इस देश में चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, या न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, हमने सबको इकट्ठा करके 2007 में इस बड़े प्रदेश पूर्व सरकार बनाई है। फिर उसी तर्ज पर फिर से हम एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को गांव-गांव हमारे लोग जाएंगे, बूथ पर जाकर के कैडर करेंगे और बूथ पर अपनी टीम तैयार करके ये उपचुनाव भी जीतने का काम करेंगे और 27 चुनाव भी जीतने का। चुनाव में कितनी सीट? देखिए, ये तो वादा हम उन लोग तरह नहीं करते हैं कि जैसे लोकसभा में 80 सीट है, जब आप भाजपा वाले पूछते तो वो भी कहते हैं हम 80 जीत रहे हैं, सपा से पूछते वो भी कहते हैं 80 जीत रहे हैं, तो फिर आयोग को तो सीट बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी तरह ये लोग बोलते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ, 10 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत कर आएँ। और निश्चित है कि जिस तरीके हमारे सारे लोग बूथ पर डटे हैं, हमारे वर्कर चाहे जिले के हों, विधानसभा के हों, मंडल के हों, बूथ पर डटे हैं, और बूथ पर जाकर के अपनी कमेटी बनाएंगे और सर्व समाज को इकट्ठा करके उनको ये बताया जाएगा कि इस देश में ये जो जातवादी पार्टियां हैं, जो इस देश में देश के संविधान को ईमानदारी लागू नहीं करना चाहते, खाली ढोंग करते हैं, इनके खिलाफ भी एक पार्टी है जो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसके साथ खड़े होइए। ये बहुजन समाज पार्टी इस देश भाईचारा पैदा करना चाहती है, निश्चित है उसका हमें फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप विश्वनाथ पाल जी को सुन रहे थे, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।